और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब आपकी सरकार ये कह रही है कि अंतिम दौर में नक्सलियों के साथ लड़ाई है, तब इतना बड़ा हमला, आप इस पर क्या कहेंगे? जी, पहले तो शहीद हमारे 11 जिनकी शहादत हुई, उनके प्रति दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। उनके परिवार के सदस्यों को सांत्वना, इस बड़े दुख के अवसर पर संबल उनको ईश्वरीय शक्तियां प्रदान करें। ये समय भी तेंदुपत्ता के संग्रह का रहता है और जो प्रबंधन हो रहा है उस पर काफी दबाव नक्सलियों पे है। उनका कार्य क्षेत्र सीमित होते चले जा रहा है और एक बतौर रिएक्शन आज हमने ये घटना को देखा। दुखद इसका पहलू कि 11 लोगों की शहादत हुई। धीरे धीरे उनका क्षेत्र सिमटते जा रहा है और ऐसे ही परिस्थितियों में कायराना हमले वो कर जाते हैं और बहुत दुखद परिस्थितियों में हम अपने शहीदों को गंवाते हैं। जी, लेकिन सिंहदेव साहब, ये भी हमने अक्सर देखा है कि अप्रैल और मई के महीने में, यहाँ तक कि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि झीरम भी मई में हुआ। गर्मी के मौसम में इस तरह की घटनाएं अमूमन नक्सली अंजाम देते हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई बड़ी चूक हुई है? इसमें आईडी का ब्लास्ट, जहाँ तक मैंने सुना है, मेरे पास पूरी जानकारियां नहीं है। संयोग से मैं बाहर हूँ, छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे को जानकारी लगी है, अब वो आईडी ब्लास्ट एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ कई बार जानकारी नहीं लग पाती और एंटी माइन व्हीकल्स रहते हैं, बाकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दुखद घटना घटी जाती है। जी, इसके बाद एक बड़ी जांच की आवश्यकता संभवतः बिठाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से जांच अपने जगह है और समीक्षा बहुत आवश्यक है। क्या हुआ, कारण कैसे हुआ, जैसा आपने कहा कि कहीं कोई बात ध्यान से ऐसा तो नहीं कि रह गई हो, तो उन सारी बातों पे सरकार समीक्षा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त दीपक बैद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सांसद हैं बस्तर क्षेत्र के। दीपक जी, ये जो घटना हुई है, कुछ डिटेल्स आपके पास हो तो साझा कीजिए, और दूसरा इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आप लोग भी लंबे समय तक उठाते रहे कि इस तरह की घटनाओं पर इसलिए नियंत्रण नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से घटना दुखद है और लगभग 11 जवानों की मौत हुई है, ड्राइवर सहित। तो कहीं न कहीं परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। और देखिए, ये जो गर्मी का सीजन है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने उनके लिए फायदेमंद होता है, नक्सलियों के लिए। और ये है कि जिस कहीं न कहीं वहाँ पे फोर्स को सूचना थी कि जहां नक्सलियों का मूवमेंट चल रहा है, उस हिसाब से वो गश्त पे निकले थे। गश्त निकलने के वापसी के दौरान में आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमारे जवानों को इतना बड़ा क्षति हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नक्सली कामयाब हुए हैं। लेकिन अब आकलन करके देखें तो पिछले वर्षों की तुलना में ये लगातार पिछले और इस 2 वर्षों में घटनाएं कम हुई है, वारदातें भी कम हुई है, मौतें भी कम हुई है, कहीं न कहीं गिरावट आई है, कमी आई है। तो लगातार नक्सली सिमटते जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बौखलाहट में कहीं न कहीं बड़ी वारदात करने का अंदेशा पहले से था हम लोग को, लेकिन कहीं न कहीं ये घटना को लोग देने में सफल हुए। तो निश्चित रूप से हम लोग सभी इस घटना से आहत है और क्षुब्ध है। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी शासन अपने स्तर से काम कर रही है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहाँ पे मूवमेंट अभी भी बना हुआ है। वहाँ पे फोर्सेस लगातार मूवमेंट कर रही है, पहुँच रही है, और अपने पुलिस के आला अधिकारियां भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नक्सली मतलब काफी लंबे समय के बाद इतनी बड़ा घटना को अंजाम देने में वो सफल है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जरूर दीपक जी ये है, आप तो उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, वहीं के आप सांसद हैं, लोगों से मिलना जुलना भी आपको होता रहता है। इन 4 सालों में जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, क्या बदला है? फिर तो वही पुराने हालात हो गए अगर इस तरह की वारदात हो जा रही है तो? नहीं, पुराने हालात हम नहीं कह सकते। पुरानी हालात अगर देखेंगे पिछले 15 साल में तो झीरम घाटी जैसा घटनाएं हुई है, दाड़मेटला जैसे घटनाएं हुई है, उसके बाद रानी बोदली जैसे कांड हुए जहाँ 56 जवान मारे गए, 76 जवान मारे गए, पूरे जवान और पूरे हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर मारे गए। पिछले समय तो स्थिति बिल्कुल काबू में नहीं थी। इस समय स्थिति हमारी सरकार आने के बाद ये 4 साल में स्थिति काबू में है। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हम नक्सली समाप्त हुए हैं। नक्सली अभी भी अंदर एरिया में है, लेकिन ये है कि सीमित हुए हैं।
लेकिन यह है कि किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देकर अपना उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, वो उसमें सफल हो गए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोग को भी इसमें और विचार मंथन करने बिल्कुल। दीपक बैद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, किस तरह की डिटेल्स मिल रहे हैं, कैसे ये वारदात अंजाम दी गई? देखिए, जो जानकारी आ रही है कि जो छत्तीसगढ़ की जो स्पेशल फोर्स है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए बनाई गई है डीआरजी, वो लोग जो नक्सली प्रोन एरिया है दंतेवाड़ा का, वहां पर किसी ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे और उनके व्हीकल को नक्सलियों ने टारगेट किया। नक्सली लगातार इन जो ये पुलिस के फोर्स के जवान थे, इनके मूवमेंट को वो पहले से पता कर रहे थे और उनकी गाड़ी को पहले आईडी से उन्होंने उड़ाया, उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये बताया जा रहा है काफी ज्यादा नक्सली वहां पर थे और उसके बाद से जब उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया, तब आस पास जाकर के अफरा तफरी मची और फिर ये जानकारी सामने आई कि दरअसल इतना बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन आपको ये बताएं कि आसपास सीआरपीएफ की काफी ज्यादा प्रेजेंस है, तो सीआरपीएफ की कई कंपनी को वहां पर भेजा गया है। ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर पहले तक फायरिंग की आवाज सुनी जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल फायरिंग नहीं आ रही है। और नक्सलियों का अपना तरीका होता है कि वो पहले घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। तो हो सकता है कि अब नक्सली वहां पर ना हो, लेकिन चूंकि उनको पता होता है कि रीइंफोर्समेंट के लिए जो फोर्सेज आएंगी तो वो उनको भी टारगेट करते हैं। तो जो भी फोर्स जा रही है वहां पे, उनको भी बहुत अपने आप को ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अभी थोड़ी देर पहले ही जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत भी की है फोन पर और उनसे ये भी कहा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट को जिस तरीके की भी मदद की जरूरत है, मदद केंद्र सरकार से दी जाएगी, क्योंकि जो नक्सल के खिलाफ लड़ाई है, ये दोनों, चाहे सेंटर की बात करें या केंद्र राज्य की बात करें, वो दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं। और हम आपको ये बताएं कि छत्तीसगढ़ के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, ये जो सारे एरिया हैं, बीजापुर, ये प्रोन नक्सल एरिया है और नक्सलियों की अभी भी काफी ज्यादा प्रेजेंस है। और घटना को अंजाम देने के बाद वो दूसरी जगहों पर, दूसरे स्टेट की तरफ भी कई बार डाइवर्ट होके चले जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं मनीष आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन सिंह जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है, 10 जवानों और एक ड्राइवर की शहादत की खबर है, आप क्या कहेंगे सर? 11 लोगों की शहादत हुई है, 10 ड्राइवर और 10 जवान और एक ड्राइवर की। बहुत ही दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदना मृतक के परिवार के प्रति अर्पित करता हूँ। बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना से निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको और सावधानी बरतने की जरूरत है। जी नहीं, यकीनी तौर पर रमन सिंह जी, सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार अभी कह रही थी कि सब कुछ सामान्य है, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन अचानक इस तरह की घटना का होना, आप क्या कहेंगे इस पे? अब ये नक्सली घटना और खासतौर से ब्लास्ट तो अचानक ही होती है, कोई इसकी जानकारी या सूचना तो रहती नहीं और ये योजना के साथ ही करते हैं। सतत सावधानी भी रहे और सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार चलते रहे, ये बहुत जरूरी है पूरे बस्तर में, वो कम होता जा रहा है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपने भी इन चीजों को हैंडल किया है और देखा है, अक्सर आपसे ये सवाल पूछे जाते रहे विपक्ष के द्वारा कि घटनाएं क्यों घट रही हैं, क्यों नहीं रुक रही हैं, आप इसको लेकर अभी कुछ कहेंगे इस मौके पर? इतना ही कहा जा सकता है कि ज्यादा से पर्याप्त है, सर्चिंग ऑपरेशन हो, सावधानी रखें ताकि जवानों को और अतिरिक्त और शहादत ना झेलना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। और शायद उन गैर जरूरी सवालों से रमन सिंह इस वक्त बचने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने भी ये परिस्थितियां देखी हैं जब बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकना हमेशा से सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती रहा है, सरकारों के लिए चुनौती रहा है। और अब जब ये घटना सामने आई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। सर, ये दंतेवाड़ा से दुखद खबर आ रही है सर, अरनपुर में नक्सलियों ने पिकअप वैन उड़ा दिया, 11 जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही
समाप्त करेंगे। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल सरकारों की यही एक तरह से बयानबाजी की आदत होती है, वो कहते यही हैं, लेकिन फिर एक तय समय के बाद एक घटना दोबारा घटती है और फिर वो बयान दोबारा दोहराए जाते हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, इस तरह की घटनाओं को रोकना ही तो वहां पर चुनौती है, क्योंकि पहले भी यही सरकारों की तरफ से कहा गया है कि आईडी ब्लास्ट अचानक होते हैं और वहां पर पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन एक तय अवधि के बाद ऐसा लगता है कि एक समय के बाद एक बार फिर से वो घटना सामने आती है और फिर उसी तरह के प्रश्न और उत्तर शुरू हो जाते हैं। मनीष जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में काफी हद तक नक्सल की जो समस्या है, जो नक्सली हमले करते हैं उसको रोका गया है और काफी नक्सलियों को मारा भी गया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये फाइनल स्टेज में ये ऑपरेशन चल रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन, क्योंकि नक्सलियों को मालूम है कि अब उनके पास स्ट्रेंथ नहीं बची है। और जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ के 4 ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 ऐसे इलाके हैं। मनीष, रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी दे रहे हैं, उनकी बात सुनाते हैं। फिर से सवाल उठता है कि अगर कार्रवाई हो रही है और वाकई में नक्सली जो हैं वो पीछे जा रहे हैं, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तो आखिर इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम कैसे दिया जाता है? आंकड़ों के जरिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2010 से 2020 तक लगातार 3000 से ज्यादा नक्सल हमले हुए हैं, जिसमें हमने 400 से ज्यादा जवानों को खो दिया है। बड़े बड़े नक्सली हमले हुए इस दौरान, और सरकारें चाहे कोई भी रही हो, दावे चाहे कितने भी किए जाते रहे हों, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और जवानों की शहादत होती है, एक साथ 11 जवानों की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ा सवाल भी है। एनिमेशन के जरिए हम आपको एक अनुमान बता रहे हैं कि इस तरह से ये हादसा हुआ होगा, ये नक्सली वारदात अंजाम दी गई होगी, ये हमला किया गया होगा, क्योंकि शुरुआती जो जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा का भी अरनपुर का इलाका, जिसको एक नक्सली क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पर जाना जाता है, और वहां से डीआरजी के जवान एक गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। जानकारी यह है कि उस गाड़ी को ही आईडी से ब्लास्ट करके उड़ा दिया है नक्सलियों ने, और इस आईडी धमाके में 10 जवानों की और एक ड्राइवर की शहादत की खबर मिल रही है। डीआरजी के जवान लोकल के जवान होते हैं, स्थानीय जवान होते हैं, जिनकी भर्ती खास तौर पर ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए ही की जाती है कि वो वहां के भौगोलिक क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि उस इलाके की कमियां क्या हैं, उस क्षेत्र में क्या क्या किस किस जगह पर नक्सलियों का ज्यादा प्रभाव है, किन जगहों पर जाकर उनको रोका जा सकता है। इस तरह की भौगोलिक जानकारियां सबसे ज्यादा अगर किसी को होती हैं तो वो लोकल फोर्स को होती हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, जिले के जो जवान हैं, उसी जगह के रहने वाले लोग, यहां तक कि नक्सलियों से पीड़ित रहे परिवारों से जुड़े हुए सदस्यों को इसमें खास तौर पर भर्ती किया जाता है। और वो डीआरजी फोर्स के जवान जो सबसे आगे रहते हैं गश्त के दौरान, गश्त लगातार करते रहते हैं। पेट्रोलिंग पार्टियां जब गुजरती हैं, खास तौर से सीआरपीएफ की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो फिर उनके आगे आगे अगर कोई जाता है तो यही डीआरजी के जवान जाते हैं, जो उस क्षेत्र को भौगोलिक तौर पर बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इन्हीं जवानों से भरी हुई एक गाड़ी थी जिसको बम धमाके से नक्सलियों ने विस्फोट करके उड़ा दिया, और इसमें 10 जवानों और एक ड्राइवर की शहादत की खबर इस वक्त मिल रही है। और इस क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवानों को भी बैकअप के तौर पर भेजा गया है, लेकिन उन्हें भी सतर्कता बरतने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कई बार डबल एम्बुश भी लगाते हैं नक्सली। रजनी ठाकुर इस वक्त कुछ और डिटेल साझा कर रही हैं, वो आपको हम सुनाते हैं।
सुरक्षा बलों के जवानों के साथ यहाँ पर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो इतनी बड़ी घटनाएं आखिर कैसे हो जाती हैं? जो बीती घटनाएं हुई, चाहे हम झीरम हमले की बात करें, हालिया भीमा मंडावी की हत्या की बात करें, या इसके अलावा भी जो नक्सली हमले हुए जिसमें हमने जवानों को खोया, इन तमाम घटनाओं के बाद क्या हम अब तक सबक नहीं ले पाए हैं, या क्या हमारी तकनीक नक्सलियों तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि नक्सलियों का अगला मोमेंट क्या होगा? और खासतौर से ऐसे वक्त में, क्योंकि ये जो वक्त होता है जब नक्सलियों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं, ऐसे वक्त में तो और ज्यादा सुरक्षा के एहतियात की जरूरत होती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है और हम सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर सुरक्षा में चूक कहाँ हुई। तो सुरक्षा में चूक, इसकी जांच, इसकी समीक्षा होने की जरूरत है। और चाहे वो ताड़मेटला की वारदात हो, चाहे झीरम घाटी कांड हो, या भेज्जी में जिस तरह से सुकमा के भेज्जी में वारदात हुई थी, उस वारदात के बाद हो, हर घटना के बाद यही बात कही गई कि सुरक्षा की समीक्षा होगी और आगे से इस तरह की कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, इस बात को लेकर एहतियात बरते जाएंगे। जो एसओपी में ख्याल नहीं रखे जाते उनका भी ख्याल रखा जाएगा। साथ साथ हमको इस बात पर भी अब चिंता करने की ज़रूरत है कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। जब लगातार रणनीति तैयार की जा रही है, जब लगातार अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं, खुद केंद्रीय गृह मंत्री तमाम स्थितियों को, रणनीतियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं, तो आखिर चूक कहाँ हो जाती है? और जब हर तरफ से ये स्थितियाँ बनती हैं कि नक्सली गतिविधियां तेज हो सकती हैं, क्योंकि चुनावी साल को देखते हुए भी ये अंदाजा होता है कि चुनावी साल में नक्सली अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी सक्रियता दिखाने के लिए घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये जो वक्त चल रहा है, पतझड़ का वक्त होता है, गर्मी का वक्त होता है, उस वक्त नक्सलियों की गतिविधियां और ज्यादा तेज हो जाती हैं। तो इन तमाम स्थितियों के बावजूद आखिर चूक कहाँ हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जांच का भी विषय है कि किस तरह से पूरी घटना हुई, नक्सलियों तक जानकारी कैसे पहुंची और कहां पे चूक हुई, लेकिन उसके बावजूद ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारी रणनीति कहीं ना कहीं उतनी काफी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हमें एक बार फिर से तमाम स्थितियों पर मंथन करने की जरूरत है, फिर से एक बार ये समझने की जरूरत है कि आखिर नक्सलियों तक सूचना कैसे पहुंचती है, नक्सलियों का सूचना तंत्र इतना मजबूत कैसे है। पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जो है काम किया जा रहा है और नक्सलियों को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जवानों के मोमेंट की जानकारी और सटीक जानकारी कि जवान कब जा रहे हैं, वो कब लौट रहे हैं, वो किस रास्ते से लौट रहे हैं। ये कई सवाल हैं जिनका जवाब हमेशा ढूंढा तो जाता है, लेकिन वो जवाब मिलता नहीं है कि नक्सलियों का मुखबिर तंत्र इतना मजबूत आखिर कैसे है। ग्रामीणों के बीच उनकी जो पैठ है वो आखिर इतनी मजबूत कैसे है, ये कई तरह के सवाल हैं। तो जवानों की गाड़ी पर इस बार आईडी से हमला किया गया है, आईडी विस्फोट से इस गाड़ी को उड़ा दिया गया है। नक्सली हमले के बाद मुठभेड़ भी हुई है और जैसा हमेशा होता है जहां पर विस्फोट होता है उसके आसपास जो नक्सली हैं वो एम्बुश लगाकर बैठते हैं और इसके बाद फिर जो बचे हुए जवान हैं, जो विस्फोट के बाद जवान बच जाते हैं, उन पर फायरिंग करते हैं नक्सली और उन्हें सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। तो आप इस वक्त सुन रहे थे सुंदरराज पट्टीलिंगम, सुंदरराज पी जो आईजी हैं बस्तर रेंज के, वो इस वक्त ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये हमला हुआ है, किस तरह की सूचना सुरक्षा बलों के पास पहुंची है और इसके बाद फिर किस तरह से बैकअप उनके पास पहुंचाया जा रहा है। जानकारी ये है कि पहले विस्फोट हुआ है, विस्फोट के बाद एनकाउंटर भी हुआ है, यानी कि गोलीबारी भी
जवानों की टीम के ऊपर की गई है, डीआरजी की टीम के ऊपर की गई है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दंतेवाड़ा की पुरानी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला उस वक्त उस क्षेत्र में पहुंचे थे और कितना दुर्गम ये इलाका है, किस तरह से नक्सलियों की पैठ वहां पर है, और अगर सुरक्षा बल ना हो तो फिर नक्सलियों का कितना आतंक वहां पर हो सकता है, इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि सुरक्षा बलों के होने के बावजूद, उनकी नियमित पेट्रोलिंग होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यजनक घट जाती हैं कि उनको एक तरह से रोकना नाकाम। उसमें अभी आईजी बस्तर रेंज क्या कह रहे हैं आपको हम सुनाते हैं। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा रहे थे। इस दौरान आरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गई है। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। तो आप सुंदरराज पी को इस वक्त सुन रहे थे, जो आईजी हैं बस्तर रेंज के। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरी घटना घटी है। उन्होंने बताया कि ये एक सर्च ऑपरेशन के लिए ये जवान निकले थे। जब वापस लौट कर आ रहे थे तो फिर ये आईडी के ब्लास्ट के शिकार हो गए हैं। धमाका नक्सलियों की ओर से किया गया। और ये अमूमन होता है, जब पेट्रोलिंग के लिए जवान निकलते हैं या गश्त के लिए जवान निकलते हैं तो उस वक्त जवानों को नक्सली जाने देते हैं और फिर घात लगाकर बैठे रहते हैं कि जैसे ये जवान लौटेंगे उनके ऊपर इस तरह का हमला किया जाएगा, एम्बुश लगाकर या आईडी ब्लास्ट के जरिए। तो उसी तरह की एक घटना एक बार फिर से नक्सलियों की तरफ से अंजाम दी गई है, जिसके बाद अब समीक्षा की बात कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इस पर एक बड़ी जांच बैठाई जाएगी, नक्सलियों का जड़ से खात्मा किया जाएगा। Z News.